हेलो एवरीवन, आई एम रेनू। वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर हम अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पीजीटी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, हमने तो ठान ली है अब की बार हमें जेआरएफ तो लेके ही आना है। उससे रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम्स है, जो भी हमारे कॉमर्स के एग्जाम्स है, वो हमें सब तो भाई साहब तोड़ फोड़ कर देनी है। सब एग्जाम हमें अब की बार क्लियर करने हैं। तो उन्हीं एग्जाम का एक छोटा सा टॉपिक हम लेके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हमारे नेट में आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि टॉपिक क्या है, थोड़ा कंफ्यूज करता है। ये जो टर्म्स है सब एक दूसरे से मिली हुई हैं। आज इसी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है, सारे डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगी, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हमारा बिजनेस फाइनेंस यूनिट 4। हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस यूनिट हमारी है यूनिट 4। कौन सी है? यूनिट 4। उसका है हमारा ये फर्स्ट टॉपिक, स्कोप एंड सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। आप सोर्स ऑफ एंड स्कोप ऑफ फाइनेंस के बारे में अब पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं व्हाट इज फाइनेंस। भाई साहब, जैसा कि आपको मैं बार बार बता रही हूं, जब भी एक पर्सन के माइंड में कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में आइडिया आता है, तो आइडिया के साथ साथ में उसकी जो पूछ है, आइडिया के साथ में जो उसकी पूछ है उसको छोड़ेगा नहीं। साथ में क्या चलता है? फाइनेंस वर्ड चलता है। वो फाइनेंस है मनी। भाई साहब, बिजनेस करने जा रहे हो, कैसे होगा? बिजनेस करने के लिए तो आपको मनी चाहिए। मनी कहां से आएगी? वो सब तो मेरे अंदर है। कैसे आपको फाइनेंस मिलेगा अपना बिजनेस करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए एंड अपने बिजनेस की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए, अपना मार्केट शेयर बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे दिमाग में मेरे आइडिया आते हैं जो मेरे दिमाग को हिला देते हैं कि भाई साहब मुझे तो फाइनेंस चाहिए। क्यों चाहिए? इतने सारे क्वेश्चन अभी बोले हैं। इन चीजों के लिए मुझे फाइनेंस चाहिए, क्योंकि अगर मैं इन चीजों को, इन टॉपिक्स को साथ में लेके नहीं चलूंगा, इन आइडियाज को साथ में लेके नहीं चलूंगा, तो मैं पीछे रह जाऊंगा। क्योंकि मेरा मेन मकसद क्या है? अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है वो चलिए बात करते हैं। ओके बेटा, पहले तो बिजनेस आपको पता है, सेल एंड परचेज ऑफ एक्टिविटी, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का से रिलेटेड जब आप कोई बिजनेस करते हैं और उससे आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस। ओके, हम उसी बिजनेस में मेन एलिमेंट जो है, जो बिजनेस को चला रहा है, उसकी बात करते हैं। फाइनेंस क्या है? देखो, फाइनेंस वर्ड बहुत बड़ा है, मीन्स बिग बिग बिग, वेरी बिग। It is a money that is used for growing your business, that is used for expansion of your business. Okay, अब ये फाइनेंस है क्या मैडम? आप फाइनेंस के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, क्या है फाइनेंस? फाइनेंस एक मेन एलिमेंट है जिसके ऊपर आपका बिजनेस टिका हुआ है। आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस को स्टैंड करने के लिए जो स्टार्टिंग में मनी चाहिए होती है एंड आपको लाइफ लॉन्ग चाहिए होती है, जब तक आप अपने बिजनेस को सेटअप करके रखते हैं, उसी को फाइनेंस बोलते हैं। बिना फाइनेंस के तो आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। अब ये फाइनेंस के आइडिया कहां से आ गए? कहां से मुझे मनी मिलेगी? इससे रिलेटेड मैंने अपने वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाइएगा, ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन पे आपको सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का चैप्टर फुल डिटेल में मिल जाएगा, जहां से आपको उसको पढ़ना है, समझना है, ताकि आप यूजीसी नेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। वहां पे आपको उस वीडियोस में हर ईच एंड एवरी टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है, आप उसको समझ लीजिएगा। देन फाइनेंस चाहिए क्यों? फाइनेंस क्या है? देखो, एक तरीके से जब आप फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस है आपके रिसोर्सिस, जिन रिसोर्सिस को साथ में लेकर आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं। ओके, जिन
सोर्सेस को साथ में लेके आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं, उन्हीं फाइनेंस की बात करिए, उन्हीं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की बात कर रही है। अब ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस तो मैडम आपने बता दिया, ठीक है, हमें पढ़ लेंगे हम उधर से, बट ये क्या अहम रोल रखता है हमारे बिजनेस के अंदर? तो बिजनेस में इसका अहम रोल है, इसका जो नाम है दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? देखो, फाइनेंशियल मनी मैनेजमेंट, जैसा कि आप जब आपके बिजनेस स्टडी में 11th क्लास में आप टॉपिक समझते हैं, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द कंट्रोल एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ एवरी फंक्शन ऑफ फॉर अ बिजनेस, ये होता है। ओके, यहाँ पे उसी मीनिंग को साथ में लेके चलते हैं। पहले मैं आपको फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट का मीनिंग बता दूं। फाइनेंशियल का मीनिंग है फर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फर्म के पास, कंपनी के पास, आपके बिजनेस के पास जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज? जो आपने इकट्ठा किए हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। वो कहां से आए? वो आपके इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं, वो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज भी हो सकते हैं। जैसा आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपका सोर्स कन्वीनियंट लगे, आप उसी सोर्स ऑफ बिजनेस को, अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस को अपने बिजनेस के लिए सेटअप कर सकते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा? इसका डिसाइड तो करने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा मैडम? देखो, जब आप किसी सोर्स को यूज करते हैं, किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज करते हैं अपने बिजनेस में, तो आप सिर्फ लेना नहीं जानते हैं। जब आप सोर्स को इकट्ठा करते हैं, मनी तो आपने इकट्ठा कर ली, अपने डैडी से ले लिया, मम्मा से ले लिया, बाहर से ले लिया, बैंक वालों से ले लिया। अरे भाई साहब, सिर्फ यही फाइनेंस सोर्स नहीं है। सोर्स ऑफ फाइनेंस का बहुत लंबा चौड़ा, आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपका शॉर्ट टर्म के हिसाब से, आपके पीरियड के हिसाब से, आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आपका ओनरशिप के हिसाब से, तो ऐसे बहुत सारे आपके टाइप्स हैं जो आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस को डिफाइन करते हैं कि जहां जहां से आप फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस ले सकते हैं, अपने फाइनेंस को इकट्ठा कर सकते हैं, मनी ले सकते हैं। तो अब फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो रही है। वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो हमने इकट्ठा कर ली, थोड़ा बाहर से लिए, इंटरनल लिए, एक्सटर्नल लिए, ठीक है, बैंक से लिए, आउटसाइड पार्टी से लिए, ठीक है, आपने लीज फाइनेंसिंग से लिया, आपने शेयर इशू कर दिया। तो बहुत सारे आपके, पूरा डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। उन्हीं सोर्सेस को आपने इकट्ठा जब कर लेते हैं, तो इकट्ठा करने के बाद आपका मेन काम क्या आ जाता है? उन सोर्सेस की प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल करना। कहां से सोर्स लिया? वो सोर्स लिया जो जिसकी कॉस्ट मुझे कम पड़े, वो सोर्स लिया जो मुझे मेरे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मिल जाए। अगर मुझे लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए तो मुझे लॉन्ग टाइम के लिए मिल जाए, अगर मुझे शॉर्ट टाइम के लिए तो मुझे शॉर्ट टर्म फाइनेंस में जाना होगा। तो मीन जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने यहाँ पे फाइनेंस का सोर्स यहाँ पे मैं चूज कर सकती हूँ। ओके मैडम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो मीनिंग समझ में आ गया कि जब मुझे पैसा चाहिए तब वो पैसा मेरे पास हो, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, जब मुझे अपने बिजनेस में फाइनेंस की नीड है, मनी की नीड है, तो वो ऑर्गेनाइज कैसे होगा? दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। ओके, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, अभी फाइनेंशियल रिसोर्सेस इसके आगे क्या है मैडम? ये कहते जब आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेस को आप लेके आए हैं तो उसके अंदर से टर्म आपकी निकल के आई है, दैट इज प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड एंड एफिशिएंट यूज ऑफ फंड। मैडम ये क्या है? भाई साहब, मनी तो मिल गई, ओके, मनी तो आपको इस रिसोर्सेस में मिल गई कि आप अपने बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं, बट अभी आपको थोड़ा रुकिए, थोड़ा गैप दीजिए, थोड़ा पॉज लीजिए। उस पॉज में आपको क्या समझना है कि जो फंड्स मेरे पास आए हैं, प्रिक्योर किए हैं मैंने, जो फंड्स कहां कहां से लिए हैं, क्या वो मेरे बिजनेस आइडिया के अकॉर्डिंग फिट है? क्या वो मेरे ऊपर बर्डन तो नहीं है? क्या उनको मैं इजीली पे कर पाऊंगा? बहुत सारी चीजें आप प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड में यहाँ पे सोचते हैं। देन जब आपके पास फंड्स अवेलेबिलिटी हो जाती है, उसके बाद आपका फंक्शन आता है एफिशिएंट यूज ऑफ फंड। अब मुझे उन फंड्स को प्रॉपर यूज कैसे करना है ताकि मैं अपने बिजनेस में उसको प्रॉपर यूज कर सकूं और उससे मैक्सिमाइज प्रॉफिट ले पाऊं। क्योंकि मेन फंडा तो भाई साहब क्या है? कुछ भी कर लो, जाना तो मुझे अपने प्रॉफिट की तरफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ नाम ही जुड़ा है बिजनेस।
जब भी बिजनेस होगा, बिजनेस के साथ तो मेरा दिमाग टिमटिमाएगा कि यार क्या बोलेगा मैडम, बिजनेस तो लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो, प्रॉफिट के लिए लगा रहे हो, प्रॉफिट तो कुछ भी मैं कर लूं, मुझे जाना है मेरे प्रॉफिट तक ही जाना है। ओके, दैट इज माय लास्ट ऑप्शन। ओके, आई वांट टू अचीव। ओके, अब मैडम ये भी समझ में आ गया। अब है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग इसमें क्या आ गई, देखो सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसा भी मिल गया, पैसे को लगा भी लिया, अब क्या डिसीजन लेना है भाई साहब, डिसीजन लेना है जो पैसा मिला है, जो उसको प्रॉपर आप लगा रहे हैं, क्या आप उसको सही तरीके से लगा रहे हैं, क्या उसको आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाएंगे या फिर आप उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आप उससे आगे शेयर इशू करने वाले हैं, या फिर अपनी बिजनेस का कैपिटल यूज करने वाले, क्या करने वाले हैं, उन सब डिसीजन को आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। जैसे कि आप उस मनी को इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, डिविडेंड डिसीजन में लगाएंगे, या फिर आप उसको फाइनेंशियल डिसीजन में लगाएंगे। बहुत सारे डिसीजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को मिला के ही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनता है। मैडम सब कुछ बता रहे हैं, अब ये बता दीजिए ये इतनी सारी जिम्मेवारी का काम करेगा कौन, रुकिए बेटा, इन सब को करने के लिए हमारे पास एक मैनेजर होता है, प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर होता है, सब काम को समझने के लिए जनरल मैनेजर होता है। भाई साहब, हमारे इस टिपिकल काम को करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स होते हैं, दैट्स आर द फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, जो प्रॉपर से डिसीजन लेते हैं कि कैसे बिजनेस में फंड्स को यूज किया जाए ताकि उससे मैक्सिमाइज प्रॉफिट किया जाए, एंड उससे जो बिजनेस से जुड़ी पार्टीज है उनको भी कैसे सेटिस्फाई किया जाए। ये सब का हमने तो भार पगड़ी भाई साहब अपने फाइनेंशियल मैनेजर के ऊपर दे दिए। ओके, अब बात करते हैं मैडम, ठीक है आप सब कुछ बता रहे हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखो बेटा, जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम आ जाता है तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, जो भी हम करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए करते हैं, मनी के लिए करते हैं, बट वो मनी टाइम में होनी चाहिए। मीन्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ आर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्किंग फॉर आर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका जो फाइनेंस मैनेजर है मनी कमा रहा है, मनी कमाने का मकसद क्या भाई साहब, एक मैनेजर है, दो मैनेजर है, मेरी दो कंपनी है, एक कंपनी में फाइनेंस मैनेजर है ए एंड दूसरे में है बी। एक मेरी दो कंपनी है, एक कंपनी में फाइनेंस मैनेजर है ए एंड दूसरे में है बी। ए कहता है कि मैडम 2 लाख रुपए लगा के अगर मैं 1 साल बाद 4 लाख रुपए कमाता हूं, क्या आपको अच्छा लगेगा। मैंने बोला अरे भाई साहब बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा मैनेजर भी बोलता है कि मैडम अगर मैं अपने बिजनेस में 1 साल के लिए 2 लाख रुपए लगाता हूं, अगर मैं आपके बिजनेस में 1 साल के लिए मीन्स 6 महीने के लिए आपके बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाता हूं तो उससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेगा। अरे मेरा तो दिमाग टमटमा गया, एक तो मुझे 5 लाख रुपए दे रहा है, एक 4 लाख रुपए दे रहा है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए, कॉन्सेप्ट है वैसे तो मैं जो बी मैनेजर उसको सेलेक्ट करूंगी, क्योंकि एक तो उसकी जो मुझे वो रिटर्न दे रहा है वो भी ज्यादा है और कम टाइम में दे रहा है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे फिट बैठ रहा है। बट अभी एक मैनेजर की बात हो रही है, मैनेजर ए जो 1 साल बाद 2 लाख रुपए लेके 2 लाख की इन्वेस्टमेंट लेके मुझे 4 लाख रुपए दे रहा है। एक मैनेजर मुझे 6 महीने में 2 लाख रुपए लेके 4 लाख रुपए दे रहा है। ठीक है, 4 लाख रुपए दे रहा है, वो भी 4 लाख रुपए दे रहा है, वो भी 4 लाख रुपए दे रहा है। अब मैडम आप तो फंस गए, अब आप करेंगे क्या। नहीं, यहाँ पे मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं यहाँ पे टाइम को देखूंगी कि मुझे कौन कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड करा रहा है, अच्छी अर्निंग मुझे दे रहा है, उसी सोर्स ऑफ फाइनेंस को, उसी मैं मैनेजर को यहाँ पे वेरीफाई करूंगी। ओके, तो मुझे किसको वेरीफाई करना चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा मैनेजर बी है वो मेरे लिए ज्यादा यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि वो मुझे कम टाइम में अच्छी अर्निंग, सेम मैनेजर एक ही तरह अच्छी अर्निंग दे रहा है, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग दे रहा है, तो आई विल एक्सेप्ट डेफिनेटली आर फाइनेंस मैनेजर ऑप्शन बी। ओके, देन बात करते हैं
अब ये मैडम बात हो गई फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस में कर क्या रहा है फाइनेंस मैनेजर भाई साहब, फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। क्या लेता है? फाइनेंशियल डिसीजन, जिनको आप 3 A's के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है व्हाट आर द 3 A's और किस में ये आप पढ़ते हैं तो आप फाइनेंशियल डिसीजन में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। देखो फाइनेंशियल डिसीजन जब लिए जाते हैं आपके फाइनेंस मैनेजर के द्वारा, तो पहला आता है उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन फाइनेंशियल डिसीजन, देन डिविडेंड डिसीजन। मैडम ये तो आप बता रहे, ठीक है, ओके। एलोकेटिंग ऑफ फंड, अब आ गया एलोकेटिंग ऑफ फंड। अब तो समझ में आ रहा है, अब जो फंड मेरे पास आया है मुझे कहां कहां पे उसको एलोकेट करना है। जो मनी मेरे पास आई है, क्या मुझे वो लॉन्ग टर्म एसेट खरीदनी है या उससे मैं शॉर्ट टर्म एसेट खरीदनी है? लॉन्ग टर्म एसेट मीन्स मुझे कैपिटल एसेट्स खरीदनी है या कैपिटल बजटिंग, और शॉर्ट टर्म से मुझे वर्किंग कैपिटल एसेट्स खरीदनी है। मैडम कैपिटल बजटिंग कौन सी हो गई? कैपिटल बजटिंग वो एसेट्स हो गई जिनसे आप आज पैसा लगा रहे हैं, 1 साल बाद आपको जो अर्निंग, देखो अब मैंने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मैं करती हूँ, ठीक है, आज मैंने 10 लाख रुपए की मशीनरीज खरीद ली, प्लांट खरीद लिया अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। वो 10 लाख रुपए मुझे 1 साल बाद तो कोई रिटर्न नहीं दे रही, 2 साल बाद भी नहीं दे रही, 10 साल बाद वो मुझे उन 10 लाख का 50 लाख प्रोवाइड करा रहे हैं। 50 लाख जितना प्रॉफिट मुझे उन अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, लॉन्ग टर्म एसेट से मिल रहा है, ठीक है, ओके। एंड वर्किंग कैपिटल इज दैट कैपिटल यूज्ड फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन, डे टू डे ऑपरेशन। जैसे मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, मुझे लेबर की सैलरी देनी है, मुझे मशीनरीज का मेंटेनेंस कराना है, तो बहुत सारी चीजें आपकी वर्किंग कैपिटल में आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं मैडम फाइनेंसिंग की, एक्विजिशन द फंड। भाई साहब ये तो अभी समझ में आया ही था, अब ये क्या हो गया मैडम? ये आपका सेकंड ए है। फर्स्ट ए था कहां पे पैसा लगाना है, एंड सेकंड ए आपका पैसा कहां से आएगा, कहां से आएगा पैसा, बताया मैंने आपको। तो इससे रिलेटेड जो पूरी डिटेल है आप मेरे लास्ट वीडियो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, जैसा जिसमें आपको इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फुल डिटेल में आपको स्टडी कराया गया, जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी वहां पे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है वो इजिली क्लियर हो जाएगी, मैं आपको दावा करती हूँ। तो अब आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है मैडम? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज एनालिसिस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या मैडम पैसा कहां से आएगा? सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन से, मुझे पैसा कहां से आएगा? अब जो पैसा आएगा मुझे इसके लिए क्या पे आउट करना पड़ेगा, कितनी कॉस्ट मुझे उसके लिए लगेगी, ठीक है। अब मुझे क्या वो पैसा मिल रहा है, क्या वो मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है, क्या वो पैसा मुझे इस यहां से लेना चाहिए या ओन्ड फंड या बोरोड फंड क्या यूज करना चाहिए। अब मुझे वो पैसा जो मिला है क्या वो मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है, मुझे कहां पे इन्वेस्टमेंट उसकी करनी है। तो बहुत सारे डिसीजन हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक्विजिशन ऑफ फंड में हो जाते हैं। देन हमारा थर्ड डिसीजन आता है डिविडेंड डिसीजन, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। भाई साहब अब जो फंड्स आपके पास आ गए, देखो सब कुछ कर लिया, ये मीन्स आपका प्रॉफिट है, ठीक है, सब कुछ आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट का करना क्या है? एप्रोप्रिएट करना है, उसको बांटना है। भाई साहब क्यों बांटे मैडम? मैं तो नहीं बांटूंगी, मैं तो नहीं बांटूंगी। क्यों नहीं बांटेंगे? बिजनेस के लिए जो फंडिंग करी है कहां से आई है? जिन लोगों ने, जिन पार्टीज ने, जिन सोर्सेज ने आपको बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको फंडिंग प्रोवाइड करी है, बदले में तो उनको कुछ देना होगा, क्योंकि आपकी डील ऑलरेडी उनसे हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि यही बिजनेस का पार्ट है, लेना और देना, ताकि अपने बिजनेस को वो भी बढ़ा पाए, हम भी बढ़ा पाए, ओके। हम लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तभी हम लोग के बिजनेस यहाँ पे चल रहे हैं। देन डिविडेंड डिसीजन की बात आ गई। अब हमारे जो यहाँ पे मैडम जिनसे हमने लिया था, मनी ली है, जो हमारे ओनर प्रेफरेंस शेयर, हमारे इक्विटी शेयर, ऐसे ही बहुत सारी पार्टीज है जिनसे हमने लोन कलेक्ट किया है, मनी कलेक्ट किया है, तो उनको सब जिससे हमने जैसा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज किया उसके अकॉर्डिंग उनको पे आउट करने का टाइम आ गया है। अब मुझे यहाँ पे जिनसे मैंने, जो मेरे ओनर थे, मैंने उनको डिविडेंड दिया है। क्या दिया है? डिविडेंड दिया है। डिविडेंड क्या है? जो उनकी मनी लगी हुई है उसी के ऊपर एक पर्टिकुलर परसेंटेज, फिक्स्ड परसेंटेज और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग परसेंटेज, जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो प्रॉफिट आता है वो कुछ पार्ट हमें अपनी पार्टीज को देना पड़ता है, जहां से हमने यहाँ पे सोर्सेज इकट्ठा किए हैं। मैडम एक डिसीजन और यहाँ पे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द रिटेन्ड अर्निंग। अब मैं इनको अगर डिविडेंड ना दूं, उस मनी को मैं रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे रख लूं, तो क्या होगा मैडम? बहुत अच्छा है। अगर आपके शेयर होल्डर्स, आपके कंपनी के ओनर्स मान जाते हैं कि आप जो हमें प्रॉफिट दे रहे हैं ना दीजिए, उसके बदले में आप क्या करिए,
कोई नहीं मानेगा। कैसे मान गए आप? कोई नहीं मानेगा। जब आपके जो ओनर्स हैं उनको डिविडेंड देने के बाद जो आपके पास मनी बच जाती है वो आप पर्सनल यूज ना करके उसको बिजनेस में ही रिटेन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम, जैसे यूजीसी नेट में आपसे बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जब आप अपने प्रॉफिट्स को यूज ना करके बैक उनको अपने बिजनेस में ही रख लेते हैं फ्यूचर फर्दर यूज के लिए, फ्यूचर की जो कंसिस्टेंसी आती है उससे उसको दूर करने के लिए, आपकी मनी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ताकि आपको बाहर से आउटसोर्सेज से कम मनी कलेक्ट करनी पड़े। ये डिसीजन को सोच के जब आप अपने बिजनेस में रिटेन्ड अर्निंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिटेन्ड अर्निंग। दैट इज ऑल अबाउट और मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। अभी हम चलिए आगे करते हैं। चलिए, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। देखो, जहां पे मनी की बात हो रही है वहां पे रिस्क भी होगा, रिटर्न भी होगा, क्योंकि जब हम मनी अपने बिजनेस में लगाते तो दो दिमाग घूमते हैं, क्या इससे पैसा कमा पाएंगे, क्या मुझे ज्यादा लॉस होगा, क्या जो मनी में ली है क्या वो मनी में वापस कर पाऊंगा, क्या मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन का भार मेरे सिर पे पड़ गया भाई साहब। अभी इन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे आप निपटाते हैं। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस में देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए रिस्क और रिटर्न क्या है। देखो, जब मैंने अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाया, मैंने अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाया, मैं चाहती हूं कि जो मुझे इससे रिटर्न मिले वो 50,000 की मुझे इससे रिटर्न मिले, ठीक है। तो ये मेरी रिटर्न है, रिटर्न ये है, बट मिलते मुझे 30,000 है। 20,000 जो आ गया दैट इज रिस्क, क्योंकि जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो मेरा वो मुझे नहीं मिल पाया है। तो जो रिटर्न मुझे मिली है वो मुझे 30,000 मिली है, 20,000 मेरा रिस्क में आ गया है। तो जो आपका रिटर्न है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो एक्सपेक्ट आप करते हैं, बट जो एक्चुअल में मिलती है वो कभी भी आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वो ही है मेन कारण, रिस्क। उसी को ही रिस्क बोलते हैं जिसकी वजह से मुझे एक्चुअल रिटर्न नहीं मिल पा रही है, जो मैं एक्चुअल रिटर्न यहाँ पे चाह रही हूँ। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस में एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। एक्चुअल रिटर्न जो मुझे मिली है बट मैंने एक्सपेक्ट जो किया था उसके बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड द रिस्क। अब रिस्क भी बहुत सारे टाइप का भाई साहब, 2 टाइप्स का आपका रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क एंड आपका नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क एंड आपका नॉन सिस्टमैटिक रिस्क, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? देखो, ऐसा रिस्क जो आपका बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ऐसे आउटसाइड फैक्टर्स, ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उन सभी फैक्टर से, उन सभी टर्म से होने वाले आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न को हिट होने वाला जो है, जिसकी वजह से आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो जाती है, उसी को आप सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। क्या होता है? ये जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपका बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये अनअवॉइडेबल होते हैं, किसी भी कंडीशन में आपको इसको फेस करना ही करना पड़ेगा। कोई भी कंडीशन आ जाए, अब आपको सिस्टमैटिक रिस्क से कोई नहीं बचाएगा। और इस सिस्टमैटिक रिस्क जब आता है तो एक्चुअल में जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है, हमारा प्रॉफिट है, वो लेस होता रहता है, वो कम होता रहता है, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। Systematic risk is that risk not controlled by business because it origin from the external factor of a business, ठीक है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिनके ऊपर हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, और हमारा कभी गवर्नमेंट इंटरेस्ट, पॉलिटिकल रीजन हो गए हैं, आउटसाइड कंट्रीज के करेंसी के आपके पास बहुत सारे रीजंस हो गए, बहुत सारे रीजंस है जिनकी वजह से हमारे रिस्क यहाँ पे सिस्टमैटिक रिस्क बन जाता है। जैसे अभी कोविड आया था, ठीक है, अब कोविड एकदम से आ गया, सबका बिजनेस अच्छे से फल फूल रहा था, बट कोविड भाई साहब आ गए, सबको घर में घुसा दिया, सब लोग करके घर में बैठ गए, खिड़की से बाहर तक झांकना लोगों को पसंद नहीं हो रहा था। ऐसा क्या कर दिया?
वो रिस्क जिसकी वजह से हमारा बिजनेस आज बंद हो गया, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे और हमारा रिस्क यहाँ पे ज्यादा हो गया, हमारी रिटर्न यहाँ पे कम हो गई, उसी रिस्क को आप यहाँ पे सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। जब भी आपके दिमाग में आए सिस्टमैटिक रिस्क क्या है तो दिमाग में डाल लेना सिस्टमैटिक रिस्क। मैडम ने बताया था कि एकदम से ऐसी आफत सिर के ऊपर पड़ जाना जिससे आप नहीं बच सकते हैं, जिसको आप फेस करना ही करना पड़ेगा, उसी को आप सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क यहाँ पे 3 टाइप का है आपका, इंटरेस्ट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क एंड आपका मार्केट रिस्क। इंटरेस्ट रिस्क क्या होता है? ये जो आपका इंटरेस्ट रिस्क है वो इंटरेस्ट रिस्क क्या है? देखो, इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलता है? आपके डिबेंचर्स के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर। जो फाइनेंशियल पार्टीज जिन्होंने आपको फंडिंग प्रोवाइड करा रखी है वो तो आपसे यहाँ पे मनी लेने वाले हैं, आपसे इंटरेस्ट लेने वाले हैं अपनी फंडिंग के ऊपर। तो जो वो फंडिंग उनको हम दे सकते हैं, फिक्स्ड रेट से हम लोग देते हैं, बट हमारे प्रॉफिट्स यहाँ पे अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनको हम उतनी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। इंटरेस्ट का जो रेट है वो फ्लक्चुएट होता है बॉन्ड के ऊपर, डिवेंचर के ऊपर, उसको आप इंटरेस्ट रिस्क बोलते हैं। परचेजिंग पावर रिस्क क्या होता है? परचेजिंग पावर रिस्क आपकी जो परचेजिंग पावर है किसी चीज को परचेज करने की, वो जब कम हो जाती है, मींस इन्फ्लेशन जब आपकी सिचुएशन में आ जाता है, किसी चीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम हो जाने की वजह से आपका जो सेल है वो भी कम हो जाता है। आपका सेल कम हुआ, आपका प्रॉफिट कम हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे आपके उसमें आ गया। परचेजिंग पावर रिस्क ये है। परचेजिंग पावर रिस्क क्या है कि जब चीजों के रेट बढ़ जाते हैं, प्राइसेस ज्यादा हाई हो जाते हैं, हाई होने की वजह से क्यों हाई हुए हैं? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी हो गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना हाई होगा उतना आपका इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, प्राइसेस ज्यादा होंगे, ज्यादा प्राइसेस होंगे, सेल कम हो जाएगी, सेल कम हो जाएगी तो आपके प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द परचेजिंग पावर रिस्क। अब मार्केट रिस्क की बात करते हैं। मार्केट रिस्क क्या है? देखो, मान लीजिए मैंने कि म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं। जब मैंने म्यूचुअल फंड खरीदे तो मुझे कंपनी ने दावा किया था कि आपको मैक्सिमम रिटर्न 20% तक मिल सकते हैं। भाई साहब, मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि 20% मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल जाएगा। बट यहाँ तो सिस्टमैटिक रिस्क की बात हो रही है, अब मार्केट की बात हो रही है। मार्केट तो कभी अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा, ये मार्केट की कंडीशन रहती है। कि उन्होंने ये भी बोला था कि जब भी, वैसे तो आपको 20% मिलेगी, बट 1% ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट फ्लक्चुएट करता है तो आपकी जो ये चेंजेस है जो आपको यहाँ पे हम लोग यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको इसके बदले मनी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आपकी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि जैसा मार्केट जाएगा वैसा ही आपको यहाँ पे रिस्क उठाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिलेगी या फिर रिस्क उठाना पड़ेगा। अब इन्होंने बोला 20% ये मुझे देंगे, बट अभी क्या हुआ, अब मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है तो मुझे यहाँ पे 5%, 10% के नियर अबाउट मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो ये है मार्केट रिस्क, जो मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। ठीक है, जैसे शेयर मार्केट होता है, यहाँ पे उसी मार्केट रिस्क की बात कर रहे हैं। अभी आपको ओवरऑल बता दूं, सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई भी सिचुएशन हो, बिजनेस इसको अवॉइड नहीं कर पाएगा, बिजनेस को इसको फेस करना ही करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक रिस्क। अब बात करें नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? वो नॉन सिस्टमैटिक रिस्क जो आपके कंट्रोल्ड फैक्टर्स में, जिसके बारे में आपको पहले से पता है। क्योंकि देखो, जब हम फाइनेंस मैनेजर की बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वहां दिमाग में क्या आता है? जो भी होगा रिस्क एंड रिटर्न आपको लेके चलनी है। जब भी आपकी प्लानिंग एंड कंट्रोल आती है, तो प्लानिंग क्या होती है? प्रॉफिट कमाने का। कंट्रोल क्या होता है? अगर प्रॉफिट कम हुए तो उसको कैसे मैनेज करना है, सब कुछ हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जितने भी कंट्रोल्ड फैक्टर हैं हमारे बिजनेस के, जिनके ऊपर हम प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे बिजनेस को रिस्क दे रहे हैं, नॉन सिस्टमैटिक रिस्क हमें दे रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए वो भी प्री प्लानिंग हम लोगों ने यहाँ पे कर रखी है। ठीक है, बट इसके 2 टाइप के रिस्क आते हैं आपके, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क।
बिजनेस रिस्क जो आपके होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, ये दोनों रिस्क आपके बिजनेस ने प्रॉपर कंट्रोल कर रखे हैं। बिजनेस रिस्क में क्या है, बिजनेस की एक्टिविटीज से रिलेटेड, बिजनेस के डिपार्टमेंट से रिलेटेड, बिजनेस की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, बिजनेस के रिलेशन से रिलेटेड जो भी रिस्क है बिजनेस के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। देन फाइनेंशियल रिस्क की बात आ गई, मनी जो मिली है वो अब कहां से मिलेगी, कैसे हम अब इसको इन्वेस्ट करेंगे, कैसा इन्वेस्टिंग डिसीजन होगा, कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कैसे कैपिटल बजटिंग होगा, सब डिसीजन आपके फाइनेंशियल रिस्क में आ जाता है। तो मींस एक बिजनेसमैन जब बिजनेस लगाता है तो ओवरऑल हर टाइप के रिस्क से वो निपटने की यहाँ पे पूरी कोशिश करता है और निपट जाता है, क्योंकि वो पहले से ही नॉन सिस्टमैटिक रिस्क को अपने ध्यान में लेके चलता है कि ये रिस्क अगर मेरे बिजनेस में आ जाता है तो मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। ये हमारा स्कोप एंड सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का हमारा ओवरऑल टॉपिक रहा। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों का ही प्यार मुझे आगे वीडियो के लिए बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो थैंक यू सो मच।